करण को निहाल और तारा की हड़बड़ाहट देखकर उसे दोनों पर शक हो गया और उसने चुपके से दोनों की काफी सारी फोटो क्लिक कर ली। करण निहाल से पंगे लेकर उसको नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं जाने देना चाहता था। जैसे ही निहाल वहां से तारा को लेकर निकला, करण ने सारी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और कैप्शन में लिख दिया, निहाल ओबराय विद हिज न्यू गर्लफ्रेंड। निहाल ओबराय एक जानी मानी हस्ती थी। जैसे ही उसकी और तारा की फोटो सोशल मीडिया में आई, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह तहलका मच गया। करण ने अपने कुछ खास रिपोर्टर को कॉल करके बता दिया कि निहाल अपने प्राइवेट जेट से बंगलौर पहुंचने वाला है और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ ही है। निहाल तारा को लेकर प्राइवेट टर्मिनल पहुंच चुका था। जैसे ही वो दोनों जेट में चढ़े, तारा अटेंडेंट कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, वहाँ तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है, इसलिए तुम यहीं बैठ जाओ। वो चुपचाप जाकर निहाल के सामने वाली सीट पर बैठ गई। तारा का पारा गर्लफ्रेंड वाली बात से ही हाई था। वो निहाल से कोई बात नहीं करना चाहती थी, उसे बस अपना काम खत्म करके घर पहुंचना था। निहाल की बात सुनकर तारा चिढ़ते हुए बोली, चाहे मेरी तबीयत खराब हो या कुछ और, तुम्हें क्या मतलब है? तुमने मुझसे पूछे बिना अपने दोस्तों को मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बताया? क्या तुम सबके सामने मेरा मजाक बनाना चाहते हो? निहाल ने उसे शांत करवाते हुए कहा, देखो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर कुछ सोचते हुए बोला, इनफैक्ट मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। तारा ने बहुएं चढ़ाकर कहा, बिजनेस प्रपोजल? आर यू सीरियस? मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ निहाल ओबराय। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी पढ़ाई और करियर की बैंड बज चुकी है। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं? इम्पॉसिबल। निहाल की हंसी छूट गई। अरे मैं तुम्हें काम करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सबके सामने मेरी फियांसे बनने की छोटी सी एक्टिंग करो। बस इतना ही। तुम्हें सिर्फ 2 महीने के लिए ये एक्टिंग करनी है। सिर्फ पब्लिक गैदरिंग में मेरे साथ दिखना है और कुछ नहीं। बस इतना ही। इसका क्या मतलब, और मैं ही क्यों? तुम तो इतने पैसे वाले हो और देखने में भी ठीक से ही लगते हो, तो जाकर किसी अपने स्टेटस की लड़की को ढूंढो ना। तारा ने भी एटीट्यूड से जवाब दिया। निहाल कुछ सोचते हुए बोला, मैं आज से पहले नैना को कभी किसी से जेलस होते नहीं देखा, मगर आज तुमसे मिलकर जो धुआं उठा है उसकी आंखों में, वो कुछ अलग था। तो क्या तुम उसको जेलस फील करवा कर वापिस पाना चाहते हो? तारा ने हैरानी से कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं तुम्हें यह करने के बदले तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फुल फीस पे कर दूंगा। मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रहा हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने का। निहाल ने बेफिक्री से कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम सोचते हो हर कोई बिकाऊ है? किस तरह के लोग हो तुम सब? तारा ने पूछा। निहाल ने शांति से कहा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? सिर्फ छोटा सा हाँ या ना में जवाब दो और बात खत्म करो। तारा के सब्र ने जवाब दे दिया था। गुस्से से मुंह लाल हो चुका था। वो आगे बढ़ी और निहाल के मुंह पर एक चांटा चढ़ दिया। निहाल का चेहरा एक तरफ झुक गया और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी हाँ समझूं? बिल्कुल नहीं, तुम बेशरम आदमी। मैं पूरी जिंदगी अपनी बूजी की फ्लावर शॉप में काम कर लूंगी, मगर तुम्हारी नकली फियांसे बनने का नाटक कभी नहीं करूंगी, समझे? तारा चिल्लाते हुए बोली, ठीक है, नहीं तो ना सही। ये बात तुम आराम से भी बोल सकती थी ना, इतना उबल क्यों रही हो? निहाल ने बात खत्म करते हुए कहा और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तारा तिरछी नजरों से निहाल को घूरती रही, फिर खिड़की से बाहर व्यू एंजॉय करने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद तारा ने पूछा, अगर तुम्हारे दोस्तों ने मेरे बारे में कल कुछ बात की तो? निहाल ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, उन सब ने बहुत पी हुई थी, इसलिए कल सुबह किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। तो तुम चिंता मत करो। निहाल और तारा दोनों ही इस बात से अनजान थे कि सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज ने ऑलरेडी तहलका मचा दिया था। चेतना जी, रोहन, पूनिया, शीतल, निहाल के ऑफिस का पूरा स्टाफ और मीडिया ये सब तस्वीरें देख चुके थे। जहाँ चेतना जी और शीतल शौक में थी, वही रोहन, पूनिया और उनका सारा स्टाफ तारा की फोटो देखते ही पहचान गए थे। फोटो देखकर एक तरफ रोहन निहाल को फोन मिला रहा था और दूसरी तरफ शीतल तारा को कॉल लगाने में लगी थी, मगर फ्लाइट में होने की वजह से दोनों के फोन बंद आ रहे थे। 1 घंटे के बाद बंगलौर एयरपोर्ट पर निहाल का जेट लैंड हुआ। तारा अपनी सीट से उठते हुए बोली, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखना नहीं चाहती। सो गुड बाय निहाल ओबराय।
निहाल ने भी पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया, तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी शक्ल दोबारा न दिखे। इतना कहकर दोनों जेट से नीचे उतरे ही थे कि मीडिया ने आकर उनको घेर लिया। बहुत सारी फ्लैश लाइट और कैमरा खुद पर देख तारा घबरा गई। निहाल मीडिया को फेस करता रहता था, इसलिए उसको उनसे डील करना आता था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और तारा को अपने आगोश में समेट लिया। निहाल ने तारा का चेहरा अपने सीने से लगाकर छुपा लिया, मगर अचानक से मीडिया के इस फेस ऑफ के लिए वो भी तैयार नहीं था। मीडिया वालों ने अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। मिस्टर निहाल, क्या यह सच में आपकी गर्लफ्रेंड है? आप दोनों कब से रिलेशनशिप में हैं? मिस्टर ओबराय, आपने यह बात आज तक मीडिया से क्यों छुपाई? आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हैं? और जाने क्या क्या। तब तक उसकी सिक्योरिटी पहुंच चुकी थी और मीडिया वालों को हटाने में लगी थी। निहाल ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से तारा को समेटे अपनी गाड़ी की तरफ आया। उसने तारा को पैसेंजर साइड बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी भगा ली। कुछ दूर आकर उसने गाड़ी साइड में लगाई और तारा की तरफ मुड़कर पूछा, तुम ठीक हो? हैव सम वाटर, यू विल फील बेटर। इतना कहकर उसने पानी की बोतल तारा की तरफ बढ़ा दी। तारा बहुत घबराई हुई थी और हल्का हल्का कांप रही थी। तभी निहाल का फोन बजा। उस पर रोहन का नाम देख उसने कॉल रिसीव की। हाँ रोहन बोल। रोहन ने कहा, भाई तू है कहाँ? कब से तेरा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? निहाल के पूछने पर रोहन ने उसे बताया कि शाम से सोशल मीडिया पर उसकी और यूनिवर्सिटी वाली लड़की की फोटो वायरल हो रही है। यह सुनकर निहाल ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर अगले ही पल खुद को शांत करने लगा। फिलहाल वो रिएक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि तारा भी घबराई हुई थी। रोहन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी कहीं बिजी हूँ, कहकर निहाल ने फोन काट दिया। तारा एकटक सामने देख रही थी। वो थोड़ी रुआंसी होकर बोली, मीडिया वाले कितने अजीब सवाल पूछ रहे थे। अब क्या होगा? उन्होंने हमारी इतनी फोटोज ले ली। अगर मेरे घर ये बात पहुंच गई तो पता नहीं बूजी कैसे रिएक्ट करेंगी। निहाल अपनी दो उंगलियों को माथे पर फेर रहा था। उसने कहा, देखो मैं कुछ सोचता हूँ, तुम शांत हो जाओ। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने तारा की ओर देखते हुए कहा, कल मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाला हूँ। तो मैं वहाँ सबको कहूँगा कि तुम मेरी असिस्टेंट हो इस प्रोजेक्ट की। इसलिए हम साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो मीडिया शांत हो जाएगी। प्लस तुम्हारे से कोई फालतू नहीं बोलेगा। तुम बस चुपचाप मेरे पोडियम पर खड़ी रहना। तारा ने हामी से रिलाया और बोली, यह ठीक रहेगा, मैं कल सुबह तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। निहाल ने तारा से उसके घर का एड्रेस पूछा और गाड़ी वहीं मोड़ दी। घर के बाहर पहुंचकर तारा बोली, ठीक है, फिर कल एक आखिरी मुलाकात होगी तुमसे। आखिरी मुलाकात? उसने आखिरी मुलाकात पर जोर देकर कहा तो निहाल भी बोल पड़ा, यस, बस एक आखिरी मुलाकात। तारा को उसके घर ड्रॉप करके निहाल अपने घर वापस पहुंचा ही था कि गार्डन में टहल रही चेतना जी उसके पास आई और बोली, तुम तो आज वहां नैना से बात करने गए थे ना, तो ये गर्लफ्रेंड कब बना ली तुमने? निहाल वैसे ही काफी परेशान था। चेतना जी की बात सुनकर उसका गुस्सा बढ़ने लगा। अब आप भी शुरू मत हो जाइए मॉम, ये मेरा मामला है तो मैं खुद से हैंडल कर लूंगा, कहकर वो अपने ग्लास हाउस की तरफ चला गया। वो सीधा अपने स्टडी में गया और जाकर पहले रोहन और फिर लैला को कॉल करके अगले दिन होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने लगा। उसके बाद निहाल आकर अपने बिस्तर पर लेटा और तारा के बारे में सोचने लगा। जाने अनजाने मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। बस कल आखिरी मुलाकात और उसके बाद तुम कभी मुझसे तंग नहीं होगी। चेतना जी अपने रूम में आई और नैना को कॉल लगाया। नैना जो अभी भी अपने फियांसे और दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी थी, उसने फोन नहीं उठाया। अगली सुबह तारा अपनी सहेलियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी। पूरे रास्ते शीतल उसे समझाती रही, तारा बिल्कुल कोई फालतू बात मत करना, जितना जल्दी हो सके तुझे इस पंगे से बाहर निकलना है। हम ज्यादा देर बूजी से ये सब नहीं छिपा पाएंगे। तारा ने चिढ़कर जवाब दिया, ये सारा पंगा मेरी जान को सोना ने डाला है। तू मुझे कुछ मत बोल, ना ही इसके लिए मैं उस फ्लाइट में जाती और ना ही निहाल से मिलती। सोना ने इनोसेंट बनते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि कल की फ्लाइट में निहाल होगा। ऐसे ही तीनों बहस करते हुए निहाल के ऑफिस पहुंची।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी हो चुकी थी। निहाल अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन कर रहा था। जैसे ही क्लाइंट आए, सभी पोडियम की साइड चल दिए। ब्लू 3 पीस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लू टाई, निहाल एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। लड़कियां तो बस अपनी नजरें गड़ाए उसी को निहार रही थी। निहाल की पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव थी और जब वो बात करना शुरू करता तो सब उसकी बात ध्यान से सुनते थे। उसके कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छे थे, इसलिए न सिर्फ इंडिया बल्कि देश विदेश के भी बहुत क्लाइंट उसकी कंपनी में ड्रीम डेकोर के साथ जुड़े हुए थे। निहाल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया और दुनिया भर में फैले हुए थे। आज निहाल अपने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस कर रहा था, जो कि बाली, इंडोनेशिया में एक इको फ्रेंडली रिसॉर्ट होने वाला था। उस प्रोजेक्ट के क्लाइंट और रिसॉर्ट के मालिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ड्रीम डेकोर्स वो प्रोजेक्ट पर इंटीरियर और लैंडस्केपिंग करने वाले थे। इतने में नैना ने निहाल को रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये जो सोशल मीडिया पर तुम्हारी और तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड की न्यूज़ चल रही है, इसका हमारी कंपनी की रेपुटेशन और क्लाइंट पर क्या असर पड़ेगा? सोचा है तुमने? और कहाँ से पकड़ कर लाए हो इसे? निहाल बिना किसी एक्सप्रेशन के नैना की तरफ देखकर, ये तो मुझसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की हैसियत से पूछ रही हो या फिर मेरी कंपनी की पीआर हेड होने के नाते? और उसके बारे में तमीज से बात करो। नैना ने भी उसी टोन में, बात बहुत बढ़ चुकी है निहाल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया फालतू के सवाल पूछकर हमारा तमाशा बना देगी। निहाल, तो तुम जाकर मीडिया को काबू में रखो, यही तो तुम्हारा काम है ना? तभी दोनों की नज़र एंट्रेंस से आती तारा पर गई। व्हाइट और ब्लू प्रिंटेड स्ट्रेपी ड्रेस, खुले बाल, तारा बहुत क्यूट लग रही थी। तारा आकर निहाल के पास रुकी, मगर उसकी सहेलियां आगे जाकर एक कोने में बैठ गईं। तारा को देखते ही नैना का मुंह सड़ गया और वो पैर पटकते हुए पोडियम की तरफ चली गई। नैना को देख तारा के मुंह से निकला, इसे क्या हुआ? और ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ क्या कर रही है? निहाल की हंसी छूट गई। हेलो मिस, तो तुम रेडी हो ना प्रेस को फेस करने के लिए? घबराना मत, बिल्कुल चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहना। उसने तारा के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा और पोडियम की तरफ चला गया। तभी अचानक तारा के कॉलेज के 2-3 क्लासमेट्स वहां से गुजरे और तारा को देखकर रुक गए। एक ने कहा, कैसी हो तारा? वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इतना बड़ा हाथ मारा है तुमने। दूसरे ने हंसते हुए कहा, कब से चल रहा था तुम्हारा और निहाल का चक्कर? सब एक दूसरे को देख हंसने लगे। ये सब बकवास सुनकर तारा का पारा चढ़ने लगा। तभी पहले वाली लड़की ने कहा, तारा गुस्सा मत हो, वैसे भी ये अमीर लोग कुछ दिन टाइम पास करके आगे बढ़ जाते हैं। तारा ने माथे पर बल लिए, क्या मतलब है तुम्हारा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, यार तारा, तुम जानती हो उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। कहाँ वो निहाल ओबराय जिसके पीछे सारा शहर, और कहाँ तुम, वो तुम्हारे साथ कुछ दिन मजे करेगा और फिर छोड़ देगा। तुम्हारी इतनी ही औकात है उसके सामने। इतना सुनते ही तारा सुन्न होने लगी थी। उसने कुछ कदम पीछे लिए और पोडियम की तरफ चल दी। एकदम जोम्बी बने अपने ही ख्यालों में तारा निहाल की तरफ बढ़ रही थी और दिमाग में बस वही बातें गूंज रही थी। तुम्हारी इतनी औकात है उसके सामने। वही निहाल पोडियम पर खड़ा होकर अपनी स्पीच दे रहा था और अपने नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्लाइंट और प्रेस के साथ शेयर कर रहा था। तभी तारा पोडियम पर चढ़ी और निहाल की तरफ बढ़ने लगी। पता नहीं तारा पर क्या भूत सवार हुआ कि उसने आओ देखा ना ताओ निहाल के पास पहुंचकर उसकी बाजू पकड़ अपनी साइड घुमाया और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निहाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ऐसा ही हाल वहां खड़े सभी लोगों का था। शीतल और सोनिया का तो मुंह भी खुला रह गया। रोहन, पूनिया और नैना का भी यही हाल था। कुछ पल निहाल और तारा एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और हल्के हल्के एक दूसरे को चूमते रहे। जब निहाल से और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने किस डीप कर दी। तारा भी उसका पूरा साथ देने लगी। उन दोनों को साथ देखकर नैना जल भुन चुकी थी, क्योंकि आज तक निहाल कभी उसके करीब नहीं आया। भले ही नैना निहाल कॉलेज से साथ थे, मगर उनका रिश्ता हमेशा ही प्लेटोनिक रहा था। नैना ने बहुत बार निहाल के करीब जाने की या उसे किस करने की कोशिश की, मगर निहाल हमेशा उससे दूरी बनाकर चलता था। और आज एक अजनबी लड़की के साथ वो सरेआम सबके सामने किस कर रहा था, बिना किसी की परवाह किए। मीडिया ने इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए
निहाल और तारा की फोटो खींचनी शुरू कर दी। वहीं एक दूसरे में खोए हुए निहाल के दोनों हाथ तारा की कमर पर आ गए और तारा के दोनों हाथ निहाल के चेहरे पर थे। निहाल के क्लाइंट उसको चेयर अप करते हुए फुटिंग करने लगे। ज्यादातर लोग या यूं कहें कि निहाल के क्लाइंट निहाल से बेहद खुश रहते थे। निहाल बहुत ही मेचर, प्रोफेशनल, पोलाइट और अपने काम के प्रति ईमानदार था। तो अगर ऐसे में निहाल अपनी लेडी लव को किस कर रहा था तो कोई क्यों बुरा मानेगा। सबकी हुटिंग से तारा और निहाल को होश आया और वो दोनों एकदम से अलग होकर खड़े हो गए। अब उन दोनों को रियलाइज हुआ कि सभी उन पर नजरें गड़ाकर खड़े थे और उनकी फोटो और वीडियो बना रहे थे। निहाल ने तारा से आओ मेरे साथ उसका हाथ पकड़े वहां से अपने ऑफिस के केबिन की तरफ चला गया। निहाल के जाते ही रोहन स्टेज पर आया और बात संभालते हुए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगा। निहाल ने अपने केबिन में आकर तारा का हाथ झटका। ये जो तुमने बाहर किया क्या था ये सब? निहाल की आंखें गुस्से में लाल होने लगी थी। तारा उसकी शक्ल देख थोड़ा घबराई, फिर बोली वो गलती से हो गया, आई एम सॉरी। इतना सुनते ही निहाल ने ऊंची आवाज में कहा क्या कहा? सॉरी? आई कांट बिलीव इट। तुमने कहा सॉरी? आर यू श्योर यू आर सॉरी? तारा वो अचानक से हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे। निहाल गुस्से में बिफरते हुए तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है आज? तुमने मीडिया, मेरे क्लाइंट, मेरी टीम के सामने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये सब शुरू किया था मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर। तारा बोली। तभी निहाल की नज़र कुछ मीडिया वालों पर पड़ी जो उनकी तरफ आ रहे थे। निहाल बोला अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तारा बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। निहाल तपाक से बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी, रहो यहीं पर, कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही तारा पीछे मुड़ी तो मीडिया को देखकर घबरा गई और निहाल के ही पीछे दौड़ पड़ी। उधर शीतल और सोनिया मिलकर तारा को ढूंढने में लगे थे मगर वो उनको कहीं नहीं मिली। शीतल ने कहा दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, अब क्या करें? कहीं तारा निहाल ओबराय के साथ भाग तो नहीं गई? सोनिया बोली। सोना बकवास मत कर यार, तुझे पता है वो निहाल से कितनी नफरत करती है, शीतल ने कहा। सोनिया ने बेफिक्री से कहा अगर वो उससे नफरत करती तो ऐसे सबके सामने उसे किस नहीं करती। शीतल बोली वैसे बात तो सही है तेरी, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो हम भी निकले यहाँ से। तारा और निहाल इस वक्त निहाल की गाड़ी में थे। निहाल गुस्से से गाड़ी चला रहा था तो तारा एकदम शांत बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। तारा को पता था कि उसने रायता फैला दिया मगर अब उसे समेटे कैसे समझ नहीं आ रहा था। तभी तारा ने डरते हुए कहा सुनो, देखो एक काम करते हैं, मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाती हूँ, तब लोग और मीडिया ये सब भूल जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। इतना सुनते ही निहाल ने झटके से गाड़ी साइड में रोकी और बोला मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तक मीडिया ने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर रहा हूँ, तुम इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। अपने और अपने दोस्तों के सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दो। तारा खींचकर बोली ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। निहाल ने कहा मीडिया को हैंडल करने का यही तरीका है कि तुम मेरी फियांसे बनने का नाटक कर लो, उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दूंगा, बाद में हम ब्रेकअप कर लेंगे, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अब तारा को भी गुस्सा आने लगा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहती और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती, कहकर वो निहाल की गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। निहाल गुस्से से बुनबुनाता हुआ गाड़ी से निकला और जाकर तारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ पलट दिया। अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनने वाला। तुम्हें पता है मेरी रेपुटेशन के साथ खेलने के जुर्म में अगर मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो तुम्हें पेनल्टी भी देनी होगी और सारी जिंदगी मेरे लिए काम करना पड़ेगा, वो भी बिना पैसों के। क्या भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? निहाल ओबराय नाम है मेरा, इसलिए अब तुम्हें मेरी फियांसे होने का नाटक करना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद की रेपुटेशन बचाने के लिए मैं प्रेस में कोई झूठ नहीं बोलूंगा, समझी तुम? कितने बुरे हो तुम निहाल, मैंने तुम्हें सॉरी कह तो दिया और अब तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तारा भी चिल्लाई। आज रात 8 बजे मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो, निहाल बोला। रियली हेट यू निहाल ओबराय, तारा फिर से चिल्लाकर बोली। निहाल ने जवाब दिया मुझे भी कोई तुम पर प्यार नहीं आ रहा, समझी?
इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। तारा और निहाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फोटो, किस वाली फोटो, हर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। जहां सोनिया शीतल परेशान होकर तारा को कॉल कर रही थी, तारा ने फोन काट दिया। वहीं ये खबर निहाल के घर पहुंच गई थी। अखिलेश जी ने निहाल को कॉल किया, फिर ड्रीम डेकोर और फिर खुद अपनी कंपनी ओबराय होल्डिंग में भी फोन लगाकर पूछा, मगर निहाल का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। चेतना जी ने एटीट्यूड से कहा, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं हो सकती। फोटो से साफ पता लग रहा है ये लड़की उसे किस कर रही है। जरूर उसके नाम और पैसों की वजह से उसे फंसा रही होगी। अखिलेश और भाभी दोनों अपनी आंखें रोल करके बोले, हाँ हाँ, आपका शरीफ लाडला ये कहाँ कुछ गलत करता है। चेतना जी ने आके कहा, बिना निहाल से बात किए कोई प्रेस स्टेटमेंट मत देना। अखिलेश जी खींचकर बोले, अगर तुम्हारे लाडले ने कुछ बताना होता तो ये खबर हमें सीधा प्रेस से नहीं मिलती, कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। चेतना जी कुछ सोचते हुए बोली, मैं निहाल को अच्छे से जानती हूँ, उसने जो किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। फिर वो बॉबी की तरफ देखकर, ये लड़की नैना के एंगेजमेंट वाले दिन भी निहाल के साथ थी, है ना? बॉबी बोला, जी मैम, लग वही रही है। आखिर ये है कौन और कहाँ से आई? भाभी, मुझे शाम तक इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। चेतना जी की बात सुनकर भाभी ने हामी भरी और चलता माना। ड्रीम डेकोर के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। क्लाइंट मिस्टर लोबो प्रोजेक्ट से काफी इम्प्रेस थे और उन्होंने पूरी टीम से हाथ मिलाते हुए कहा, हमारे इस इकोलॉजिकल होटल प्रोजेक्ट के लिए आप सभी को साइट विजिट करनी चाहिए और हमें भी आपकी मेहमान नवाजी का मौका दें। रोहन और पूनिया ने लोगों से हाथ मिलाया। हम जल्द ही अपनी टीम के साथ बाली विजिट करेंगे और प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देंगे। जाते जाते लोगों ने हल्की स्माइल लिए कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल कपल बाय द वे। उनको मेरी बेस्ट विशेष जरूर देना। तारा को ढूंढते हुए शीतल और सोनिया बेकरी पहुंचे और एक कोने वाली टेबल पर बैठकर आज जो हुआ उसकी डिस्कशन करने लगे। इस बात से बेखबर कि बूजी की नज़र उन दोनों पर थी। उनकी पूरी बात सुनाई तो नहीं दी, मगर वो समझ गई शीतल और सोनिया किसी बात से परेशान है जो कि तारा से जुड़ी हुई है। बूजी उनके पास आकर बैठी और पूछा, आज सुबह से तारा नहीं दिखी, कहाँ है वो? ये सुनते ही दोनों सहेलियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सोनिया हकलाते बोली, वो बूजी, वो तारा पता नहीं कहाँ है, हमने ढूंढा पर मिली नहीं। क्या मतलब मिली नहीं? ऐसे कैसे मिली नहीं? सच सच बताओ, कहाँ है तारा? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बूजी ने डांट लगाई। शीतल ने कहा, हमें सच्ची नहीं पता वो कहाँ है, आप खुद ही देख लो। इतना कहकर उसने सोशल मीडिया पर चल रही न्यूज आगे कर दी, जिसमें निहाल और तारा की किस वाली फोटो थी। फोटो देखकर बूजी के होश उड़ गए। वो बोली, ये लड़का तो निहाल ओबराय है जिससे तारा बेहद नफरत करती है। ये दोनों किस कर रहे हैं? ऐसे कैसे, और वो भी सबके सामने? इतना कहकर उन्होंने सामने देखा, मगर तब तक दोनों लड़कियां चंपत हो चुकी थीं। वहीं दूसरी तरफ नैना सबसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि निहाल के साथ वो लड़की है कौन, मगर कोई नहीं जानता था। निहाल के केबिन के बाहर सब झुंड बनाकर यही डिस्कशन कर रहे थे। नैना और पूनिया बार बार रोहन से उस लड़की की डिटेल्स मांग रही थी। नैना इरिटेट होकर बोली, ऐसे कैसे, तुम्हें कुछ नहीं पता रोहन, सब जानते हो तुम, निहाल के बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारे से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं छुपता। फिर हमें भी बताओ। रोहन ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ उस लड़की का नाम तारा शर्मा है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ निहाल की एंट्री होती है और उसको देख सब हड़बड़ा जाते हैं। निहाल गुस्से से, तुम लोगों के पास काम खत्म हो गया क्या, जो गॉसिप करने खड़े हो गए? अगर ऐसी बात है तो आज सब ओवर टाइम करेंगे। इतना सुनते ही सब ऐसे गायब हुए जैसे लाल शर्ट वाले के पीछे सांड। निहाल अपने केबिन की तरफ जाते बोला, लैला जल्दी से मेरी ब्लैक कॉफ़ी और आज का शेड्यूल लाओ। लैला भी ये सुनते ही कॉफ़ी लेने पेंट्री की तरफ भागी। सभी अपने अपने काम पर वापस लग गए, मगर नैना को चैन कहाँ। पहुंच गई निहाल के केबिन में और शुरू कर दी अपनी इंट्रोगेशन। ये सब जो क्लाइंट और प्रेस के सामने हुआ, क्या था ये सब? निहाल ने भी उसी लहजे में कहा, अगर तुम कंपनी की पीआर हेड के हिसाब से पूछ रही हो तो मैं बोर्ड मेंबर्स के सामने जवाब दे दूंगा, मगर अगर ये बात तुम किसी और नाते से पूछ रही हो तो। नैना बीच में ही बोली, क्या तुम्हारा जवाब बदल जाएगा? मैं जानना चाहती हूँ वो लड़की आखिर है कौन,
जो इतने जरूरी इवेंट पर निहाल ओबराय के साथ ऐसी हरकत कर सकती है। निहाल ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में एक प्रोफेशनल होने के नाते पूछ रही हो या ये बात कुछ और है? नैना ने दोनों हाथ निहाल की टेबल पर झुकाते हुए कहा, सच बताओ, वो है कौन? क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? निहाल बिना एक्सप्रेशन के बोला, नैना अगर कोई काम की बात है तो करो, मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हूँ अभी। नैना ने गुस्से से जवाब दिया, ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए बिजी ही रहोगे। वैसे हमने इतना तमाशा होने के बावजूद भी कॉन्फ्रेंस संभाली। मीडिया ने ये बात बहुत उछाली कि कैसे तुम बीच प्रेजेंटेशन के ही क्लाइंट को छोड़कर चले गए। निहाल अब इरिटेट होने लगा था। ओह रियली? और कुछ बताने को है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आना। नैना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शाम 8 बजे, ड्रीम डेकोर्स ऑफिस। तारा ठीक 8 बजे निहाल के ऑफिस पहुंच चुकी थी। निहाल गिलास वाल के सामने खड़ा बाहर देख रहा था और साथ साथ कॉफी पी रहा था। तारा निहाल के केबिन में आई और हेलो बोल एक साइड खड़ी हो गई। निहाल ने एक नज़र तारा को देखा, फिर अपनी घड़ी को। यू आर पंक्चुअल, आई लाइक इट। तारा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। निहाल ने अपना कॉफी मग टेबल पर रखा, फिर तारा से पूछा, क्या तुम कुछ लोगी? टी, कॉफी, एनीथिंग? तारा ने नामे से हिला दिया। निहाल ने टेबल से एक फाइल उठाई और बोला, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। इतना सुनकर तारा की त्योरियां चढ़ गईं। निहाल ने बोलना शुरू किया, आर्टिकल 1, तुम 2 महीने तक मेरी फियांसे बनने का नाटक करोगे। तारा ने कहा, मगर क्यों? मैं क्यों तुम्हारी फियांसे बनने का नाटक करूं? ताकि वो दोनों अलग हो जाएं? निहाल बोला, हाँ। और अगर वो अलग नहीं हुए तो? तारा ने पूछा। निहाल ने कहा, हो जाएंगे। तारा झट से बोली, अगर नहीं हुए तो क्या होगा? निहाल ने खींचते हुए कहा, वो जरूर अलग होंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ेगा और 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म और तुम मेरी शक्ल कभी मत देखना। तारा ने कहा, अगर वो 2 महीने से पहले अलग हो गए तो? उनके अलग होते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म, निहाल ने जवाब दिया। तारा ने पूछा, क्या इतना सब कुछ नैना को वापस पाने के लिए कर रहे हो? निहाल ने तारा के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस भर दूंगा। तारा ने एक ठंडी आह भरी और बोली, अब मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना है और मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो अपने पैसों का घमंड मुझे मत दिखाना। निहाल ने हैरानी से तारा को देखा और पूछा, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तारा ने कहा, कुछ भी नहीं, मेरी वजह से सब खराब हो गया। तुम्हारी इमेज खराब हुई, इसलिए मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करके। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, ये 2 महीने खत्म हो जाएं, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। निहाल ने आंखें दिखाते हुए कहा, फालतू बात नहीं सुननी मुझे। तुम्हारी स्कॉलरशिप मेरी वजह से गई है और तुम्हारी पढ़ाई भी छूट गई। ये सब तुम्हें वापस लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है और इसके बाद इस बारे में मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तारा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुम्हारी कंपनी में नौकरी कर लूंगी। निहाल ने बैंक से हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी कंपनी में काम करना कितना मुश्किल है और तुम्हारी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। तारा ने भी उसी टोन में कहा, तुम्हारी मेहरबानी है कि मेरी पढ़ाई बीच में रह गई। इतना सुनते ही निहाल ठंडा पड़ गया। तारा ने कहा, आप सोच लो तुम्हें क्या करना है, नहीं तो कोई और डील नहीं होगी। तुम चाहो तो मुझ पर केस कर सकते हो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए काम करती रहूंगी। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। निहाल उसके पीछे गया। अरे सुनो, रुको 1 मिनट, बैठकर बात करते हैं। आओ बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। तारा कुछ पल रुकी और फिर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। निहाल आगे बोला, तुम्हारे रिज्यूम के हिसाब से तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। तारा ने कहा, ठीक है, असिस्टेंट ही सही, मगर एक बात हमेशा याद रखना, तुम मुझे किसी तीसरे के सामने कभी बुरा भला नहीं कहोगे। निहाल के माथे पर बल आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तारा ने कहा, क्योंकि तुम एक बहुत ही गुस्सैल और खड़ूस इंसान हो, कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देते हो। तुम मुझे दूसरों के सामने नहीं डांटोगे, मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं करोगे। कुछ और इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए तो वो भी बता दो, निहाल ने एटीट्यूड से कहा। तारा इतराकर बोली, और कुछ नहीं है। निहाल आगे बोला, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 2, दिन हो या रात
मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तब तुम मेरे साथ रहोगी। शहर में या शहर से बाहर तुम हर जगह मेरे साथ जाओगी। और सबसे ज़रूरी बात, मैं जो भी कहूँ तुम मुझसे बहस नहीं करोगी। बहस वाली बात सुनकर तारा को हंसी आ गई। और तुमसे बहस क्यों ना करूं मैं? निहाल खींचते हुए बोला। इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। मुझे नहीं पसंद कोई मुझसे सवाल करे, और तुम बहुत सवाल करती हो। अब क्या इस आर्टिकल में भी कुछ और ऐड करना है? तारा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मैं सैटरडे मॉर्निंग को काम नहीं करती, ना ही मैं तुमसे मिलूंगी। और कुछ भी हो जाए तुम मुझे सैटरडे को ना ही कॉल करोगे, ना ही पूछोगे कि मैं कहाँ हूँ। ओके डन, निहाल ने कहा। और अब सबसे ज़रूरी बात वो ये कि तुम मुझे मेरी परमिशन के बिना छू नहीं सकते। ना ही मुझे तुम गले लगाओगे और ना ही किस करोगे। बोलते बोलते तारा अपनी कुर्सी से उठी और निहाल के पास आकर खड़ी हो गई। निहाल जोर जोर से हंसने लगा, फिर बोला, आज जो कुछ हमारे बीच हुआ उसके बाद एक क्लॉज डालना मैं भूल ही गया। निहाल ने आगे कहा, आर्टिकल नंबर 3, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताओगी। सिर्फ मेरी मम को इस बारे में जानकारी रहेगी और किसी को नहीं। तारा को यह सुनते ही गुस्सा चढ़ गया। यह तो अनफेयर है। तुम अपनी माँ को बता सकते हो, मगर मैं किसी से इस बारे में जिक्र तक ना करूं। भाई वाह, कहकर वो ताली बजाने लगी। तारा आगे बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी बूजी और दोस्तों से कुछ नहीं छिपाती। तो मैं ये उनको जरूर बताऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मगर क्यों? उन्हें शक हो जाएगा। जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती हूँ, एक ही दिन में उससे एंगेजमेंट कैसे कर ली मैंने? निहाल ने बेफिक्री से कहा। कह देना कि यह पहली नजर का प्यार है। तारा ने बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? पहली नजर का प्यार? और एक बात बताओ, तुम अपनी मॉम को क्यों बता रहे हो? निहाल बोला, यह तुम्हारे भले के लिए है। मेरी मॉम तुम्हें तंग कर मारेंगी। फिर मेरे पास मत आना रोते हुए। तारा ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो। जाकर सीधा नैना से बात क्यों नहीं करते, ताकि वो उस आदमी को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। निहाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के तारा को पूछा, और कुछ? फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की तरफ इशारा कर दिया। तारा ने पेपर साइन किए और टेबल पर रखकर चली गई। निहाल एक प्यारी सी स्माइल लिए उसे जाते देखता रहा। फिर वो भी अपने घर को निकल गया। निहाल के ऑफिस से निकलकर तारा सीधा अपने घर आई। घर तो आ गई, मगर समझ नहीं आ रहा था कि बूजी को कैसे फेस करे और उन्हें क्या कहे। तारा किचन में आई तो देखा बूजी खाना बना रही थी। वो तो तारा निहाल की किसिंग फोटो पहले ही देख चुकी थी। फिर भी शांत रही और बोली, आ गई मेरी प्रिंसेस, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तारा अपनी नजर चुराते हुए बोली, बूजी वो आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरी एंगेजमेंट हो गई है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें मीच लीं। अब उसे इंतजार था कि उस बॉम्ब का जो उस पर फूटने वाला था। मगर जब सामने से कोई रिएक्शन नहीं आया तो वो आंखें खोल टुकुर टुकुर सामने देखने लगी। बूजी एकदम शांत खड़ी तारा को देख रही थी। फिर अचानक बोली, कांग्रेचुलेशंस मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही तारा की आंखें बड़ी हो गईं और अपनी थूक गटक को सोचने लगी, ये बूजी इतनी शांत कैसे है आज? कुछ तो झोल है। फिर बूजी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे कौन है वो खुश नसीब? तुमने बताया नहीं प्रिंसेस, क्या वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? बूजी जानती थी तारा किसका नाम लेगी, मगर वो अनजान बनने का नाटक करती रही। तारा ने हिम्मत जुटाकर कहा, उनका नाम निहाल ओबराय है बूजी। यह नाम सुनते ही बूजी के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। निहाल ओबराय वही है ना जिससे तुम दुनिया भर की नफरत करती हो? फिर ये एंगेजमेंट? तारा घबराते हुए, वो एक्चुअली बस एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई। वैसे वो इतना बुरा इंसान नहीं है। ऑफ कोर्स प्रिंसेस, तुम्हारी चॉइस खराब हो ही नहीं सकती, बूजी स्माइल के साथ बोली। तारा ने हैरानी से बूजी को देखा। क्या आप नाराज नहीं हो मुझसे? बूजी ने जवाब दिया, तारा मैंने तुम्हें बचपन से ही इंडिपेंडेंट रहना सिखाया है, तो अगर आज तुम अपने खुद के लिए डिसीजन लोगी तो इसमें बुरा क्या मानना? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, जो चाहे करो। वो आगे बोली, मैं चाहती हूँ कल तुम निहाल को अपने घर डिनर पर बुलाओ। मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। तारा ने कहा, निहाल थोड़ा कम बोलने वाला इंसान है, जो आसपास लोगों से कम ही मिलता है। बूजी उसी टोन में, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ एक बार। अच्छा ये बताओ, निहाल की फेवरेट डिश कौन सी है? मैं उसके लिए वही बनाऊंगी। तारा बेफिक्री से, मुझे क्या पता उसे क्या खाना पसंद है। बूजी ने एक आंख उठाकर कहा, क्या मतलब तुम्हें क्या पता?
यह सुन तारा सकपका गई। अरे वो मेरा मतलब है कि वो ज्यादातर हेल्दी खाना खाते हैं। उनकी बॉडी देखी है आपने, एकदम फिट रहते हैं। बूजी ने कहा, यह तो सही बात है। फिर मैं उनके लिए सूप, सलाद और मीठे में मैं चीज केक बनाऊंगी। तारा ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ निहाल अपने घर पहुंचा तो सीरियस उसके पास दौड़ता हुआ आया। वहीं गार्डन में बैठ दोनों खेलने लगे। तभी बॉबी आया और निहाल की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, ये आपके लिए है। निहाल ने पूछा, क्या है इसमें? तो बॉबी ने उसे बताया कि चेतना जी ने उससे तारा शर्मा की जानकारी निकलवाई थी, तो उसे कुछ फोटो मिली जो वो निहाल के लिए ले आया। इतना कहकर बॉबी चला गया। बॉबी के जाने के बाद निहाल ने वो फाइल खोली तो उसमें तारा की बहुत सी तस्वीरें थीं। कुछ उसके दोस्तों के साथ, कुछ उसकी बूजी के साथ और कुछ तस्वीरें उसकी फ्लावर शॉप की थी, जहाँ वो हंसती फूलों में घिरी बैठी थी। ये देख निहाल के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, कितनी प्यारी और मासूम हो तुम। जहाँ जाती हो खुशी और पॉजिटिविटी फैला देती हो, फूलों की तरह कोमल और सुंदर। तुम्हें देखता हूँ तो नजर नहीं हटा पाता। तुमसे बात करने का मन करता है। तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। काश तुम हमेशा मेरे पास रहो। यही सब सोचते सोचते निहाल कहीं खोया हुआ मुस्कुरा रहा था कि सीरियस जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ, तुम कहाँ? निहाल सपने से बाहर आया और बोला, हाँ हाँ पता है तुम यहाँ हो। ऐसे ही दिन बीत गया। अगली सुबह तारा इस वक्त फ्लावर शॉप में अपने ऑर्डर वाले फ्लावर अरेंजमेंट बना रही थी कि अचानक वहाँ शीतल और सोनिया धमक पड़ी। शीतल ने ताना मारते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो क्या तुम? कल कहाँ थी सारा दिन? कितने फोन किए तुम्हें, एक भी जवाब नहीं आया। तारा शांति से बोली, वो मैंने काम शुरू किया है, तभी बिजी थी। सोनिया ने हैरानी से कहा, तारू तुझे जॉब मिल गई? ये तो गुड न्यूज़ है, जल्दी बता कहाँ और कैसे। तारा ने खाली टेबल की तरफ इशारा किया, चलो बैठकर बातें करते हैं। तीनों सहेलियां जाकर टेबल पर बैठी। तारा ने बात शुरू करते हुए कहा, मैंने नेहाल ओबराय के साथ काम शुरू किया है और कल मेरी उसके साथ एंगेजमेंट भी हो गई। इतना सुनते ही शीतल और सोनिया का शौक से मुंह खुला रह गया। दोनों साथ बोली, क्या एंगेजमेंट? शीतल ने तारा की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। मेरी बात सुन तारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या वो निहाल तुझे तंग कर रहा है, या धमका रहा है, या ब्लैकमेल कर रहा है? तू मुझे बता, हम उस पर लीगल एक्शन लेंगे। आफ्टर ऑल तेरी ये वकील किस दिन काम आएगी? सोनिया ने भी प्यार से पूछने की कोशिश की। तू डर मत प्लीज, हमें सब सच बता, हम कोई हल निकाल लेंगे। तुम्हें याद तो है ना, ये वही निहाल है जिसकी वजह से तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म हो गई। तारा ने शांति से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई नहीं धमका रहा। तुम दोनों शांत हो जाओ। मेरी सच में निहाल से एंगेजमेंट हो गई है। कल के किसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो भी। इसीलिए हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। ये झूठी कहानी सुनकर सोनिया इसे सच मान बैठी। तारा, अगर तुझे सच में प्यार हो गया है तो मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, मेरी जान। सोनिया चहकते हुए बोली। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर तारा ने कहा, मुझे भी लगता है ये पहली नज़र का प्यार है हम दोनों के लिए। निहाल की भी यही फीलिंग्स है मेरे लिए। उन दोनों की ये नौटंकी देख शीतल ने सर पीट लिया। उसे तारा की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था और वो मन ही मन सोच कर बैठी थी कि असलियत का पता लगाकर रहेगी। शीतल ने कुर्राते हुए कहा, तारू तू कहीं ये सब पैसों के लिए तो नहीं कर रही ना? देख, अगर तुझे यूनिवर्सिटी फीस के लिए पैसे चाहिए तो बूजी को बता दे अपनी स्कॉलरशिप के बारे में। वो तेरी दादी से बात करके सब ठीक कर देगी। सोनिया ने कहा, यार तेरी दादी इतनी अमीर है, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं तेरे लिए पूरी यूनिवर्सिटी बना दें। तू उनसे बात करके तो देख। ये सुनते ही तारा का पारा चढ़ गया। तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए ये सब करूंगी क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या? और तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था कि मेरे सामने उस औरत का नाम नहीं लोगे। और तुम्हें लगता है कि कभी मैं अपनी दादी से कुछ मांगूंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। सोनिया माफी मांगते हुए बोली, सॉरी यार, गलती से मुंह से निकल गया। तू प्लीज अपसेट मत हो। शीतल ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा अगर तेरी एंगेजमेंट हो गई तो तेरी रिंग कहाँ है? वो सब जल्दी जल्दी में हुआ तो निहाल नहीं ले पाया, मगर वो जल्दी ही ले आएगा। तारा ने बात संभालते हुए कहा। तीनों सहेलियां फ्लावर शॉप कम, कैफे कम, बेकरी में बैठी बातें कर रही थीं।
इस बात से अनजान कि कोई था जो उन पर नजर रखे बैठा था। ये और कोई नहीं, नैना थी, जो कल से तारा के पीछे लगी थी। वो फ्लावर शॉप से दूर अपनी कार में बैठी लगातार तारा पर नजर रख रही थी। तभी वहां निहाल की कार आकर रुकी। उसने एक नज़र फ्लावर शॉप के अंदर झांका तो तारा अपने दोस्तों के साथ वहीं पास के कॉर्नर टेबल पर बैठी दिखी। वो चुपचाप वहां बैठ उनकी बातें सुनने लगा। सोनिया तो प्यार के नाम पर ही सपनों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसने तारा से कहा, निहाल जैसा देखने में खड़ूस लगता है, क्या सच में वैसा ही है? तारा बोली, अरे नहीं यार, वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है और शरीफ इंसान है। अगर तुम उसे जानती तो तुम्हें भी उससे प्यार हो जाता। निहाल उसकी बातें सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था कि तभी शीतल की नज़र उस पर पड़ी। उसने तारा को निहाल की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा प्यार यहीं पर है, चलो हमें भी मिलाओ, उसे तो पता चले वो कितना अच्छा है। तारा ने जैसे ही उसे देखा तो मुंह खुला और आंखें बाहर, खिसियाकर बोली, निहाल डार्लिंग तुम यहाँ? उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। इतना कहकर वो निहाल की कार की तरफ आई। तब तक सोनिया ने चिल्लाकर निहाल को बोला, हाय जीजू, कैसे हैं आप? ये सुनते ही निहाल की हंसी छूट गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ हिलाकर हाय का इशारा कर दिया। तब तक तारा निहाल की गाड़ी में बैठी और बोलने लगी, प्लीज तुम एक बार इनसे मिल लो। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निहाल ने स्पीड से कार आगे बढ़ा दी। जहां तारा हैरान थी, वहीं शीतल और सोनिया भी देखती रह गईं कि ये क्या हुआ। वहीं दूर बैठी नैना ने भी ये सब देखा और उसने मुट्ठी कस ली। तारा और निहाल की गाड़ी हाईवे पर थी। तारा बोली, ये क्या था और सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? निहाल ने उसे याद दिलाते हुए बोला, अगर तुम्हें याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें सुबह 7 ऑफिस जाना है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। तारा बोली, वो सब तो ठीक है, मगर अभी सुबह के 8 बजे हैं, इतनी जल्दी ऑफिस कौन जाता है? निहाल ने कहा, हम ऑफिस नहीं, मेरे घर जा रहे हैं। ये सुनते ही तारा सुन रह गई। और हम तुम्हारे घर क्यों जा रहे हैं, बताओगे जरा? निहाल ने आराम से कहा, देखो, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारी फ्लावर शॉप कहाँ है, इसी तरह तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे घर में कौन कौन है। बस इतनी सी बात है। यह सुनकर तारा शांत हो गई। तकरीबन 20 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। निहाल और तारा गाड़ी से उतरे। निहाल ने बेहद पोलाइटली कहा, तुम आज पहली बार घर आई हो, वेलकम। तारा ने भी मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और निहाल के पीछे चलने लगी। साइड गार्डन से होते हुए स्विमिंग पूल से गुजरते हुए निहाल सीधा गिलास हाउस की तरफ आया। उसके पीछे चलते चलते तारा चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। उसने कहा, तुम्हारा घर तो काफी सुंदर है, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। निहाल ने टेढ़ी स्माइल करके कहा, क्या तुम कॉफी पियोगी? तारा बोली, हाँ जरूर। निहाल अपनी ओपन किचन में गया और कॉफी बनाने लगा। तारा उसके सामने ही टेबल पर बैठ गई। निहाल ने पूछा, कुछ बताओ अपने बारे में, कितने साल की हो तुम? तारा ने बहुएं चढ़ाते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट से पहले तुमने मेरी पूरी कुंडली निकाली होगी, तो अब क्यों पूछ रहे हो? निहाल आगे बोला, क्या भाई बहन है तुम्हारे? तारा, नहीं। तुम्हारे? निहाल, नहीं। तुम्हारे माँ पापा? तारा, नहीं। तुम्हारे माँ पापा? निहाल, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे माँ पापा को? तारा थोड़ी असहज होकर बोली, तुमसे कोई मतलब नहीं उनका। निहाल बोला, ठीक है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? तारा बोली, नहीं। यह सुनकर निहाल के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने काफी का मग तारा को देते हुए पूछा, तुम अकेले रहती हो? तारा ने कहा, मेरी दोस्त सोनिया मेरे साथ रहती है। निहाल शायद फुल इंटरव्यू लेने के मूड में था। उसने फिर पूछा, तुम्हारी परवरिश किसने की? तारा ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, मेरी बूजी ने, मेरा मतलब है मेरी बुआ जी ने। मैं उन्हें प्यार से बूजी कहती हूँ। एक और बात, उन्होंने तुम्हें आज रात घर पर बुलाया है, डिनर के लिए। निहाल ऊबते हुए बोला, अपनी बूजी से कह देना मैं बिजी हूँ। तारा ने मुंह चिढ़ाकर कहा, बकवास मत करो, तुम्हारी फियांसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तुम ज्यादा भाव मत खाओ, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। निहाल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, उन्हें कहना कॉफी पीने आ सकता हूँ। इतना कह वो अपनी जगह से उठा और बोला, आओ मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। तारा भी निहाल के पीछे चल दी। तभी वहां सीरियस आ गया और तारा को निहाल के पास खड़े देख भौंकने लगा। निहाल आगे बढ़कर सीरियस को शांत करने लगा
तो तारा ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और सीरियस के पास नीचे बैठ गई। उसने सीरियस की पीठ पर सहलाते हुए कहा, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो मुझसे? तुम तो बहुत प्यारे हो। चलो दोस्ती करते हैं। सीरियस भी तारा को सूंघने लगा और उसके आसपास चक्कर लगाकर बिल्कुल सटकर बैठ गया। निहाल हैरानी से बोला, ये तो कमाल हो गया। ये अजनबियों से दूर रहना पसंद करता है, मगर तुम्हारे पास 2 मिनट में आ गया। तारा ने सीरियस के सिर पर हाथ फेर कर कहा, डॉग्स मुझे पसंद है बचपन से ही, और उनसे मेरी जल्दी दोस्ती भी हो जाती है। जहाँ तारा सीरियस के साथ खेल रही थी, निहाल नजरें चुराकर उसे बार बार देखे जा रहा था, और ये बात तारा ने भी नोटिस की। तभी अचानक निहाल का फोन बजा। उसने देखा उसकी मॉम कॉल कर रही थी। उसने तारा से कहा, मेरी मॉम फिर से कॉल कर रही है। आर यू श्योर कि मैं अपनी मॉम से कुछ ना कहूँ? तारा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बताओगे। अगर मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती तो तुम भी नहीं बता सकते। निहाल बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। निहाल का फोन फिर से बजा और इस बार उसने फोन उठा लिया। गुड मॉर्निंग मॉम, चेतना जी भी चहक कर बोली। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम? मैं कल से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? और ये क्या सुन रही हूँ मैं न्यूज में? कौन है ये लड़की? निहाल जानता था उसकी माँ बार बार फोन क्यों कर रही थी। उसने कहा, मॉम वो मेरी फियांसे है। चेतना जी बैंक से हंसी। क्या कहा, फियांसे? कहाँ मिल गई तुम्हें ये? और है कौन? कहीं उस फ्लावर शॉप वाली लड़की की बात तो नहीं कर रहे? जबकि तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम तो हमारी फैमिली हिस्ट्री जानते हो ना? तो बताओ, क्या उस लड़की का हमसे कोई मैच है? चेतना जी ये सब बातें इतनी चिल्लाकर बोले जा रही थी कि पास बैठी तारा ने भी सब सुन लिया और उसका पारा चढ़ना शुरू हो गया। तभी चेतना जी बोली, मैं अभी के अभी उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। कहाँ पर हो तुम लोग? निहाल अपनी जगह से उठा और बोला, अभी हम मेरे घर पर हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, मगर मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। कहकर उसने फोन काट दिया। तारा अपनी जगह से हड़बड़ाकर उठी और बोली, तुम अपनी मॉम के साथ रहते हो? तुमने बताया नहीं, और उनसे मिलना है अभी? क्या बहुत जल्दी नहीं है ये सब? ओ नो गन्ना जी, ये क्या हो रहा है? तुम सुन रहे हो ना? बोलते बोलते तारा निहाल के पीछे चल रही थी। निहाल उसकी बात सुनकर बस मुस्कुराता रहा और अपनी मॉम के रूम की तरफ बढ़ता रहा। चेतना जी के रूम के बाहर बॉबी आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। निहाल को देखते ही वो खुश हो गया और बोला, थैंक गॉड आप आ गए। कहकर वो निहाल और तारा को रूम में ले गया। आइए मिस्टर निहाल और मिस तारा। तारा चुपचाप जाकर निहाल के साथ सोफे पर बैठ गई। सामने वाले सोफे पर चेतना जी बहुत ही स्टाइल से पैर पर पैर रखे बैठी थी। उन्होंने एक नज़र तारा को ऊपर से नीचे देखा। तारा ने ब्लू क्रॉप टॉप के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लू हील पहनी हुई थी। बालों की एक पोनी टेल और मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस, बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी तारा, मगर बेहद मासूम और प्यारी। चेतना जी को सिर्फ अपने स्टेटस से मतलब था। निहाल ने इशारा किया तो तारा विनम्रता से बोली, हेलो आंटी, मैं तारा हूँ। चेतना जी ने सुना मगर कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से से लाल पीली हुई बैठी रही। निहाल ने अपनी घड़ी देखी। मॉम, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है बात करने के लिए। चेतना जी भड़कते हुए बोली, निहाल मैं इस लड़की से तुम्हारी इंगेजमेंट नहीं मानती। तारा को यह बात बुरी लगी। क्या? ऐसे कैसे? चेतना जी तुम बीच में मत बोलो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। चेतना जी, तुम हमारी फैमिली के कस्टम और ट्रेडिशनल अच्छे से जानते हो, तो फिर ये बेवकूफ़ी कैसे कर दी तुमने? न्याल ने बेफिक्री से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता मॉम, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। चेतना जी गुस्से में तिलमिला गई। एक फूल बेचने वाली से तुम्हारी सगाई? इम्पॉसिबल, ये लड़की अनपढ़ लग रही है। तारा भी भड़क गई। एक्सक्यूज मी, मैं एक फ्लावर डिजाइनर हूँ और एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी बन जाती अगर आपके बेटे ने मेरी जिंदगी में तहलका न मचाया होता। निहाल ने धीरे से तारा के पास जाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, अब झेलो मेरी माँ को और साथ ही उनका टॉर्चर। यह सुनकर तारा का मुंह बन गया। चेतना जी ने अपने सिर पर हाथ रखा और बोली, ये लड़की कैसी बातें करती है, कैसे कपड़े पहने हैं? तारा गुस्से में खड़ी हुई। अब मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है आपको? बस बहुत हुआ। वो निहाल की तरफ पलटी और बोली, मेरी बस हो रही है अब। तुम एक काम करो, इन्हें सच बता दो। जब निहाल अपनी जगह से नहीं हिला तो तारा चेतना जी के सामने आते हुए बोली, देखिए मैडम, मेरी आपके बेटे से सगाई नहीं हुई है।
तो आप जरा शांत हो जाइए और मेरी बेइज्जती करना बंद करिए। हम सिर्फ 2 महीने के लिए नाटक कर रहे हैं, जब तक नैना वापिस नहीं आ जाती। चेतना जी तो यह सुनते ही जैसे गंगा नहा ली। उनके चेहरे पर सुकून दिखने लगा। ओ, तो ये सिर्फ नैना को जलाने के लिए है। फिर ठीक है। तारा कमर पर हाथ रख बोली, जी ये सिर्फ तब तक जब तक नैना और तनिष अलग नहीं हो जाते। मैं आपकी बहू नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। निहाल अपनी मॉम के पास आकर बोला, ये बात सिर्फ आपको और बॉबी को पता है, डैड को भी नहीं पता चलनी चाहिए। कहकर वो भी चला गया। उनके जाने के बाद बॉबी ने कहा, मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी, उस नक्चड़ी नैना से तो बहुत बेहतर है। चेतना जी ने घूर कर उसे देखा तो वह वहां से भाग गया। तारा गुस्से में तिलमिला रही थी। उसने निहाल को देखकर कहा, तुम कितने बुरे हो। जब तुम्हारी माँ मेरी बेइज्जती कर रही थी तब तुम चुपचाप बैठे देख रहे थे। निहाल ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि वो तुम्हें परेशान कर देगी। तारा खुद को शांत करते हुए बोली, अच्छा हुआ हम वहां से आ गए, मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला था तुम्हारी मॉम की हरकतें देख। ये सुनते ही निहाल एकदम रुका और फिकर से पूछा, तुम्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम है क्या? तारा ने सिर पीट लिया। अरे ये एक कहावत है बस। निहाल आंखों पर सेट्स लगाते हुए बोला, फिर ठीक है, वैसे भी इस हफ्ते तुम्हारा एक मेडिकल चेकअप होगा। मेरी कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज का होता है। मुझे मेरे आसपास कोई बीमार नहीं चाहिए। तारा ने अविश्वास से सिर हिलाया, क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हेल्थ को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? निहाल ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें हर पल मेरे साथ रहना है तो इसलिए मेरा जानना जरूरी है कि तुम हेल्दी हो। तभी निहाल का फोन बजा। हाँ रोहन, क्या हुआ? रोहन भाई, बहुत बड़ा पंगा हो गया है, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, कहकर निहाल ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ शीतल और सोनिया अपने अपने काम पर जा रही थी, मगर आज डिस्कशन का टॉपिक थी तारा। शीतल बोली, यार सोना कुछ भी बोल, पर यह यकीन करना मुश्किल है कि तारा और निहाल ओबराय एक साथ हैं। सोनिया बोली, इतना क्यों दिमाग का दही कर रही है? तारा ने कहा ना, उसे प्यार हो गया है तो बस। प्यार एक बहुत प्यारी चीज है यार, काश मुझे भी हो जाए किसी हैंडसम से, लाइफ बन जाए। शीतल इरिटेट हो चुकी थी। प्लीज यार तू फिर से अपनी मनोहर कहानियां मत शुरू कर, थोड़ा दिमाग भी लगा, कुछ तो गड़बड़ है। खुद सोच, उस दिन निहाल के ऑफिस में कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, उसके बाद एक ही दिन बाद प्यार हो गया और एंगेजमेंट भी। सोनिया को सोचते हुए बोली, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, मगर उन दोनों को प्यार हो सकता है। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, जोड़ी तो बहुत प्यारी है दोनों की। फिर शीतल के सिर पर टपली मारते हुए बोली, टच वुड। इतना कहकर सोनिया आगे आगे और शीतल उसके पीछे पीछे उसे मारने दौड़ी। निहाल और तारा ऑफिस पहुंचे तो रिसेप्शन से ही खबर अंदर पहुंच चुकी थी कि निहाल सर आ गए। अफरा तफरी मची और सब अपनी अपनी जगह पहुंचकर काम करने लगे। रोहन अपने केबिन में था और पुनिया से किसी प्रोजेक्ट की डिस्कशन चल रही थी। लैला भागती हुई आई और रोहन से कहा, निहाल सर आ गए। रोहन पुनिया ने गेट की तरफ देखा जहां वो दोनों खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है रोहन? पुनिया ने पूछा। रोहन ने भी अपने कंधे उचका दिए। मुझे क्या पता इस बारे में, पुनिया आगे बोली। हमें इस लड़की को निहाल से दूर रखना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। ये निहाल का फोकस खराब कर देगी। इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा। रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। एक तुम खुद वर्कहॉलिक हो और चाहती हो दूसरे भी वैसे ही बन जाएं। तुम खुद जाकर ये सब निहाल से क्यों नहीं कहती? तब तक निहाल केबिन में आ चुका था और साथ में तारा भी। निहाल ने पुनिया से पूछा, तो क्या कहना है मुझसे? सब चुप रहे, कोई कुछ ना बोल पाया। सबको चुप देख निहाल ने बात शुरू की, खैर इनसे मिलो, ये तारा है, मेरी फियांसे और आज से मेरी पर्सनल असिस्टेंट। तारा ने सभी की तरफ देखते हुए हाय कहा। लैला खुशी से चहकते हुए बोली, मतलब मेरी आज से छुट्टी हो गई, क्या मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ अब? निहाल ने उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं लैला, आप मिस तारा को सारा काम सिखाइए और इसी ऑफिस में उनके साथ मिलकर काम करिए। लैला बेचारी खिसियाई बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ देखने लगी। निहाल आगे बोला, रोहन, पूनिया, तुम मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। और तुम लैला जाकर मिस तारा को पूरा ऑफिस दिखाओ, सबसे मिलाओ और काम समझाओ।
इतना कह वो अपने केबिन की तरफ चला गया। निहाल का केबिन। पूनिया ने निहाल को देखते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस निहाल, तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। निहाल ने मुंह बनाया, इतना सरकास्टिकली बात क्यों कर रही हो? आखिर परेशानी क्या है? रोहन निहाल के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हमारे इकोलॉजिकल होटल वाले प्रोजेक्ट में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई है। निहाल ने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला, ऐसी कैसे प्रॉब्लम आ गई है? क्लाइंट्स तो बहुत खुश हैं इसमें। पूनिया ने प्रोजेक्ट मैप खोला और उसे देखते हुए बोली, हम जिस जमीन को एग्रीकल्चरल मान उस पर काम शुरू करने वाले थे, अभी पता चला कि वो जमीन तो करण ग्रोवर की है। करण का नाम सुनते ही निहाल की आंखों में गुस्सा उतर आया। इसका मतलब करण को हमारे प्रोजेक्ट का पता चल गया और उसने गांव वालों से जमीन खरीद ली। क्या यही कहना चाहते हो तुम रोहन? रोहन ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। निहाल ने आगे कहा, क्या इसका मतलब ये प्रोजेक्ट फेल हो गया? हमारे पास जितनी जमीन है, क्या उसमें कुछ नहीं हो सकता? मुनिया ने परेशानी से कहा, नहीं निहाल, हमारे पास जमीन भी कम है और टाइम भी। सभी का इतना पैसा लग चुका है। अब करण चाहता है कि जमीन उसकी और प्रोजेक्ट हमारा, मतलब 50-50 पार्टनरशिप पर ये काम हो। निहाल ने नामे से रिलाया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये बात तुम दोनों जानते हो। करण बिल्कुल विश्वास करने लायक इंसान नहीं है। पुनिया, तुम कॉल करके क्लाइंट को मीटिंग के लिए बुलाओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। पुनिया क्लाइंट को कॉल करने लगी। निहाल गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहा था। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भाई आखिर परेशान क्यों है तू इतना? और कर क्या रहा है? अचानक ही तूने तारा से सगाई कर ली, जबकि नैना ने कितने साल तेरा इंतजार किया है, मगर तूने उसे प्रपोज ही नहीं किया। और अभी अनजान लड़की तारा से सगाई? प्लीज ये मत कहना कि तुझे प्यार हो गया है। इतना सुनते ही न्याज झुंझला गया और वापस रोहन को खाने को पड़ा। हाँ, कर ली सगाई और नहीं हुआ मुझे कोई प्यार व्यार। अब तो खुश। पुनिया बोली, क्लाइंट मीटिंग के लिए रेडी है और तुम दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना बंद करो। अब लगो वापिस काम पर। पूनिया, रोहन, निहाल तीनों कॉलेज से साथ थे। लड़ते भिड़ते फिर वैसे ही हो जाते। तीनों को एक दूसरे को हैंडल करना जानते थे। वैसे तो नैना भी इनके साथ ही कॉलेज में थी। पूनिया नैना की काफी बनती थी और निहाल की वो गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। जब सब अपने अपने काम पर लग गए तो निहाल ने करण को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। वहीं दूसरी तरफ लैला ने तारा को पूरा ऑफिस घुमा दिया था और लास्ट में वो अपने केबिन की तरफ आई। मिस तारा, ये आपका और मेरा केबिन है। तारा अंदर गई और एकदम से नजरें चारों तरफ घुमाते हुए देखने लगी। तारा को जब एहसास हुआ कि वो बंद जगह है तो सिर घूमने लगा और सांस थमने लगी। उसने आओ देखा ना ताओ भागकर केबिन के बाहर आई और तेज तेज सांसें लेने लगी। लैला घबरा गई और फटाफट केबिन से बाहर आकर, क्या आप ठीक है मिस तारा? तारा ने बस हामे से हिला दिया। दूसरी तरफ निहाल करण से मिलने पहुंच चुका था। करण ने निहाल को देखते ही टोंट मारा, क्या हाल है निहाल भाई? सोच रहा हूँ तेरे ऑफिस के पास ही डेरा जमा लूं। निहाल अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, करण क्या चाहते हो तुम मुझसे? करण ने निहाल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। निहाल ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उसके सामने खड़े होकर बोला, तुम सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना जानते हो, अपनी जिद और बदले निकालना चाहते हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें होटल नहीं बनाने दूंगा। वो मेरा प्रोजेक्ट है। करण ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। निहाल बोला, देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। करण ने ताव चढ़ाकर, जितना मर्जी देख लो, जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का बिजनेस बर्बाद किया था, अब वही हाल मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाप का करूंगा। निहाल ने व्यंग से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी पर्सनल लाइफ और काम को अलग अलग नहीं रखते। वर्षों पहले तुम्हारे डैड ने यही किया था, इसलिए वो खुद बर्बाद हो गए। तुमने उनसे भी कुछ नहीं सीखा। करण गुस्से में बौखला गया। मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा निहाल, तुम्हें खत्म कर दूंगा। यही मेरी लाइफ का मकसद है। निहाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, देखते हैं। कहकर निहाल अपने ऑफिस के लिए निकल गया। निहाल अपने ऑफिस के केबिन में पहुंचा तो सामने तारा को बैठे देख हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक कहीं नहीं? तारा ने उसी टोन में कहा, तुमने कब कहा कि मैं चली जाऊं? अब निहाल इरिटेट होने लगा था। पहले प्रोजेक्ट को लेकर, फिर करण को लेकर उसका दिमाग ऑलरेडी खिसक चुका था। अब ऊपर से तारा के सवाल। निहाल ने दांत पीसते हुए कहा,
मेरे ख्याल से तुम आज के लिए अपने घर जाओ, अब कल आना। तारा ने कहा, मगर तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? सब अपना काम कर रहे हैं, मुझे भी काम करना है। मुझे कुछ काम दो। न्याल ने अपने माथे पर हाथ फेरा और कुछ सोचते हुए बोला, चलो तुम्हें एक काम देता हूँ। उसने अपने टेबल के ड्रॉर से एक एनवलप निकाला और तारा की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, एक क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे लिए, और इसके साथ इसका पिन भी है। तुम जो चाहे अपने लिए ले सकती हो। और अभी सबसे पहले जाकर अपने लिए एक एंगेजमेंट रिंग ले लो। तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये काम मैं अकेले जाकर करूं? तुम रिंग लेने साथ नहीं चलोगे क्या? न्याल ने बेपरवाह होते हुए कहा, मेरे पास फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये सुनते ही तारा का चेहरा उतर गया, जो कि न्याल ने भी नोटिस किया, मगर अपनी ईगो के चलते वो कहाँ अपनी बात से हटने वाला था। तारा ने अपना बैग लिया और क्रेडिट कार्ड लेकर रिंग लेने अकेली ही चली गई। तारा एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंची और सेल्स पर्सन से बोली, मुझे अपने लिए एक एंगेजमेंट रिंग चाहिए। सेल्स पर्सन ने पूछा, जरूर मैडम, कैसी रिंग पसंद करेंगी आप, और आपका बजट कितना है? तारा ने कहा, मुझे एक ऐसी रिंग चाहिए जो बहुत छोटी सी हो और ज़्यादा भड़कीली ना हो और ज़्यादा महंगी भी ना हो। सेल्स पर्सन, ठीक है मैडम, ये देखिए। ज्वेलरी शॉप वाले ने तारा को कुछ रिंग्स दिखाई और तारा ने भी उनमें से एक सबसे छोटी और पतली सी एक रिंग पसंद कर ली। रिंग ज्यादा महंगी नहीं थी। उसने निहाल के दिए कार्ड से पैसे दिए और वापस निहाल के ऑफिस चली गई। वहीं दूसरी तरफ चेतना जी ने निहाल को कॉल करके बताया कि होल्डिंग कंपनी में उसकी एंगेजमेंट की न्यूज चल रही है और इन्वेस्टर्स भी कॉल करके पूछ रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा अगर हम एक एंगेजमेंट पार्टी रख लें और तुम्हारी एंगेजमेंट की घोषणा कर दें। निहाल को भी ये बात सही लगी। यही एक तरीका बचा था सब अफवाहों को रोकने का और मीडिया को शांत करने का। निहाल को सोचते हुए अपने केबिन के चक्कर काट रहा था, तभी उसकी नजर लैला के केबिन पर गई, जहां अब तारा भी बैठने वाली थी। उसे अचानक याद आया कि तारा को क्लेक्ट्रोफोबिया है और ऐसे बंद केबिन में वो नहीं बैठ पाएगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। निहाल ने रोहन को बुलाया और बोला, इस केबिन की दो दीवारें हटा दो और इसको ओपन केबिन बना दो, और ये काम मुझे आज ही चाहिए। रोहन ने हैरानी से निहाल को देखा और पूछा, मगर क्यों, क्या हुआ है जो ऐसे चेंज करने की जरूरत आन पड़ी? निहाल ने कहा, ऐसे ही मेरा मूड किया, और वैसे भी एक आर्किटेक्चर ऑफिस है तो जो चाहो चेंज हो सकता है। इतना कहकर निहाल वापिस अपने केबिन की तरफ मुड़ गया और रोहन कंफ्यूज खड़ा सोचता रहा, इसे क्या हुआ? इसे तो चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी चीज इधर की उधर हो जाए तो ये दुनिया हिला दे, और अब खुद ये सब। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गया। तारा ने रिंग ले ली थी, अब खुशी खुशी चली निहाल को दिखाने। रास्ते में उसकी धक्का स्टार्ट जी सही समझे खटारा चलते चलते बंद हो गई। अब वो हाईवे पर थी और आसपास कोई खास ट्रैफिक नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से मदद मांगे। तभी वहां से गुजरते हुए करण की नजर तारा पर गई और वो देखते ही पहचान गया। आफ्टर ऑल उसके सबसे पसंदीदा दुश्मन की फियांसे जो थी। करण ने अपनी गाड़ी रोकी और तारा के पास आकर पूछा, हेलो मिस, क्या आपको मदद चाहिए? तारा, जो करण को नहीं जानती थी, ये सोचकर खुश कि उसके गन्ना जी ने किसी को हेल्प के लिए भेज दिया, मनी मन बोली, थैंक्स मेरे प्यारे गन्ना जी। उसने करण को जवाब दिया, मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई है, क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे? जी जरूर, मैं अभी चेक करता हूँ, कहकर करण उसकी गाड़ी चेक करने लगा। 15-20 मिनट में गाड़ी ठीक हुई और स्टार्ट भी हो गई। तारा ने खुशी खुशी करण को धन्यवाद कहा तो करण ने तारा से कहा, उसका ऑफिस पास में ही है, अगर कभी कोई परेशानी हो तो अपने नए दोस्त को जरूर कॉल करे। उसने अपना विजिटिंग कार्ड तारा को दिया। तारा इस बात से अनजान थी कि करण कौन है और इसका असली मकसद क्या है। दोनों बाय बाय कहकर अपने रास्ते चले गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।